स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने चीजें देखी थी कि डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किन्होंने दिया था, वुडसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1952 के अंदर दिया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी डीएनए के बारे में, जैसे कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या फिर मैं बोलूं 99.999% ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो क्या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है? बिल्कुल होता है। कुछ वायरसेस के अंदर हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखने को मिलता है। फिर इन्होंने बोला था कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हमें देखने को मिलती है डीएनए के अंदर वो कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। मतलब 5 डैश के सामने हमने 3 डैश एंड देखा था और 3 डैश के सामने हमेशा क्या आता है, 5 डैश एंड आता है। 5 डैश एंड के ऊपर हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है और 3 डैश एंड के ऊपर हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो जुड़ी हुई होती है किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में हमने जो चीजें पढ़ी थी कि जैसे ही हम डीएनए का हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या जो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, क्या वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे, क्या वो टूटना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही ब्रेक होंगे, जैसे ही टूटना स्टार्ट करेंगे, तो जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की, क्या वो दूर दूर चली जाएंगी? बिल्कुल चली जाएंगी। तो हमने बोला था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, डीएनए को। हमने बात की थी किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री की। अगर हमें एक डीएनए की स्ट्रैंड पता चल जाए तो क्या हम उससे दूसरी स्ट्रैंड का पता लगा लेंगे? बिल्कुल लगा लेंगे। तो जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की वो एक दूसरे के साथ कैसी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। हमें एक स्ट्रैंड देख के दूसरी वाली स्ट्रैंड को निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि हमने कंपेयर किया था एक डीएनए को किसके साथ, एक लेटर के साथ। हमने देखा था कि जो स्टेप्स होते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस के इक्विवेलेंट होते हैं। जो बैकबोन होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वो होती है शुगर एंड फॉस्फेट की। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ी थी और आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए के बारे में। अब बात आती है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए क्या होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे डायमीटर का, सॉरी, जो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस प्रेजेंट होता है वो देखेंगे, दो बेस पेयर के बीच में एंगल कितना होता है वो हम देखेंगे किसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए के अंदर। तो हम बात करते हैं किसकी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए की। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए में हमने क्या लिया, एक ये वाली बेस पेयर लिया और दूसरा क्या लिया, ये बेस पेयर लिया। तो इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, नैनोमीटर में, तो जो डायमीटर होता है वो कितना हो जाता है, 2 नैनोमीटर। आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है, एंगस्ट्रॉम वाली भी वैल्यू याद रखनी है और नैनोमीटर वाली भी वैल्यू याद रखनी है। तो जो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर मैं बोलूं 2 नैनोमीटर में देखने को मिलता है। क्या ऊपर वाला बेस पेयर है, क्या नीचे वाला बेस पेयर है, इन दोनों बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर मैं बोलूं इसको नैनोमीटर के अंदर तो 0.34 नैनोमीटर। दूसरी चीज, जो ऊपर वाला बेस पेयर होता है और जो नीचे वाला बेस पेयर होता है, मतलब ऊपर वाला बेस पेयर नीचे वाले बेस पेयर पे हल्का सा क्या होता है, टिल्ट होता है।
इन दोनों बेस पेयर के बीच में हमें एक एंगल देखने को मिलता है और वो जो एंगल होता है वो कितना होता है 36 डिग्री होता है। मतलब दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 36 डिग्री बनता है। तो हमने देखा कि जो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर मैं बोलूं 2 नैनोमीटर होता है। इन दोनों बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर मैं बोलूं 0.34 नैनोमीटर। और जो दोनों बेस पेयर हल्की सी क्या होती है टिल्ट होती है, हल्का सा वहां पे हमें एंगल देखने को मिलता है और दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है एंगल जो होता है वो होता है 36 डिग्री। हमने देखा था कि जो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है घुमावदार होती है, और जैसे ही डीएनए घूमता है तो वहां पे फॉर्मेशन होता है किसका माइनर ग्रूव्स का, और साथ ही साथ फॉर्मेशन होता है किसका मेजर ग्रूव्स का। मतलब ये कि जो कम डीप होती है उसे हम बोलते हैं क्या माइनर ग्रूव, और जो ज्यादा डीप होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या मेजर ग्रूव। मतलब ये माइनर ग्रूव टू माइनर ग्रूव, इसको हम क्या बोलते हैं एक टर्न बोलते हैं, वन टर्न बोलते हैं, या फिर मेजर ग्रूव टू मेजर ग्रूव को भी हम क्या बोलते हैं वन टर्न बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया माइनर ग्रूव टू माइनर ग्रूव। जब माइनर ग्रूव टू माइनर ग्रूव हम देखते हैं उसको बोलते हैं क्या वन टर्न, और इसी वन टर्न को हम बोलते हैं क्या हेलिक्स एंड या फिर मैं बोलूं पिच ऑफ डीएनए। हम डीएनए के अंदर एक टर्न को क्या बोलते हैं हेलिक्स लेंथ बोलते हैं और पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताना, क्या ये एक पूरा का पूरा एक टर्न है? बिल्कुल है। यहाँ पे कितना एंगल आया होगा 360 डिग्री आया होगा, उसमें कुछ बेस पेयर भी यहाँ पे आए हुए होंगे, बिल्कुल आए हुए होंगे। तो यहाँ पे एक पूरे एक टर्न में एक पूरे हेलिक्स लेंथ के अंदर एक पिच ऑफ डीएनए के अंदर हमें 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। तो मुझे बात बताना, क्या 360 डिग्री रोटेशन पे क्या 10 बेस पेयर मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो क्या 36 डिग्री रोटेशन पे क्या हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और हमने अभी देखा था कि जो दो बेस पेयर होते हैं उसमें से एक बेस पेयर क्या होता है हल्का सा टिल्टेड होता है, हल्का सा उसके अंदर हमें एंगल देखने को मिलता है, और वो एंगल कितना होता है 36 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने वही बोला कि एक बेस पेयर के अंदर जो रोटेशन होती है वो कितनी होती है 36 डिग्री होती है। तो मुझे एक बात बताना, इस पूरे एक टर्न में क्या यहाँ पे बहुत सारे बेस पेयर आ रहे होंगे? बिल्कुल आ रहे होंगे। तो कितने बेस पेयर आ रहे हैं 10 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो कितने नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे? तो 20 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे, और इन्हीं 20 नाइट्रोजन बेस के अंदर प्यूरीन भी हमें 10 देखने को मिलेंगे और पायरिमिडाइन भी हमें 10 देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्यूरीन हमेशा पायरिमिडाइन के साथ आता है और पायरिमिडाइन हमेशा किसके साथ आता है प्यूरीन के साथ आता है। तो ये बातें थी हेलिक्स लेंथ से रिलेटेड, पिच ऑफ डीएनए से रिलेटेड। कितने बेस पेयर आते हैं 10 बेस पेयर आते हैं। दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है 36 डिग्री का होता है। कितने नाइट्रोजन बेस आते हैं सर 20 नाइट्रोजन बेस आते हैं, जिसमें से प्यूरीन के भी 10 होते हैं और पायरिमिडाइन के नाइट्रोजन बेस भी हमें 10 देखने को मिलते हैं। अब एक चीज और समझना, क्या हमें दो बेस पेयर के बीच में क्या डिस्टेंस का पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। कितना है सर 3.4 एंगस्ट्रॉम बोले या फिर 0.34 नैनोमीटर बोले। अगर हमें इस पूरे डीएनए की अगर लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस प्रेजेंट है क्या वो हमें पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। इस पूरे डीएनए में कितने टोटल बेस पेयर आ रहे हैं अगर वो भी हमें पता चल जाए तो क्या मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास डीएनए की
क्या लेंथ आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो इस चीज को याद रखना, आगे हम काम में लेंगे कि अगर डीएनए की लेंथ अगर हमें निकालनी हो तो टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डीएनए की टोटल लेंथ देखने को मिलेगी। तो लेंथ ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। हमने देखा कि जब डीएनए घूमता है तो वहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? माइनर ग्रुप्स का और मेजर ग्रुप्स का। इन्हीं मेजर ग्रुप्स के अंदर ध्यान से सुनना, इस मेजर ग्रुप्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स आगे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। सर कौन से स्पेशल प्रोटीन्स की आप बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो स्पेशल प्रोटीन होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे जो मेजर ग्रुप्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत खास होते हैं और इन्हीं मेजर ग्रुप्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स आगे जुड़ते हैं, उन्हीं स्पेशल प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन। और यही जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं यही हेल्प करते हैं डीएनए की पैकेजिंग के अंदर। अगला जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर कि जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो कैसे होती है, और जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स के थ्रू होती है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी किसके बारे में? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डीएनए के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन एंड डीएनए रीनेचुरेशन। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखना, हमने पढ़ा है अभी तक कि जैसे ही हम हीट देते हैं डीएनए को तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही टूटना स्टार्ट कर देते हैं तो जो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है वो क्या हो जाती है? दूर दूर चली जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो जो डीनेचुरेशन होता है ये वही होता है कि मतलब डीनेचुरेशन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डीएनए की यहाँ पे क्या हो गई? अनकॉइलिंग हो गई। जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अनकॉइलिंग हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं। हीट करने पर, टेम्परेचर देने से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं जिससे दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्या? डीनेचुरेशन। मतलब ये कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसी को हम बोलते हैं क्या? डीनेचुरेशन। और ये जो डीनेचुरेशन होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी होता है, और होता है किससे? बेसिक मीडियम से भी होता है, या फिर मैं बोलूं एल्कलाइन मीडियम से भी होता है। अब बात क्या आती है कि सर ये डीनेचुरेशन होता क्या है? देखो जो डीनेचुरेशन होता है ना ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर क्या कर देता है? क्या क्रिएट कर देता है? डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर जब डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, और ये डिस्टरबेंस कब क्रिएट होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि पीएच का हाई हो जाना, टेम्परेचर का हाई हो जाना। तो इन कंडीशंस के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। डीनेचुरेशन हमें प्रोटीन्स के अंदर भी देखने को मिलती है, डीनेचुरेशन हमें एंजाइम्स के अंदर भी देखने को मिलती है। बट जो डीनेचुरेशन डीएनए के अंदर होती है वो खास तरह की डीनेचुरेशन होती है। अगर डीएनए के अंदर डीनेचुरेशन हो जाए तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली डीएनए के अंदर अपने आप जो डीएनए है वो क्या होने लग जाएगा? रीनेचुरेट होने लग जाएगा। उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगी? रीनेचुरेशन होने लग जाएगी। तो मुझे एक बात बताना, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया? सर बिल्कुल हो गया। जब नॉर्मल कंडीशंस आई
टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हुआ, टेम्परेचर वापस से कम हुआ, तो यही वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते चले जाएंगे, जुड़ते हुए चले जाएंगे। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस से जुड़ते हुए चले जाएंगे तो यही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं क्या, रीनेचुरेशन। तो मुझे एक बात बताना, क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था? सर बिल्कुल, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे क्या रिकॉइलिंग हुई है स्ट्रैंड्स की, बिल्कुल, मतलब रिकॉइलिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन बोलते हैं। तो याद रखना, रीनेचुरेशन कब होता है, जब टेम्परेचर कम हो या फिर मैं बोलूं एसिडिक मीडियम हमें देखने को मिलता है। डीनेचुरेशन कब होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, बेसिक मीडियम हो या फिर एल्कलाइन मीडियम हो, तब जाके क्या होता है, वहां पे अनकॉइलिंग हमें देखने को मिलती है। रीनेचुरेशन कब होता है, जब टेम्परेचर कम होता है या फिर मैं बोलूं एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है। तो वहां पे दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर हमें वापस से रिकॉइलिंग देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें थी डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन से रिलेटेड। अब बात ये आती है कि सर यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना कि डीनेचुरेशन से और रीनेचुरेशन से अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। कई बार एग्जामिनर इन टर्म्स का यूज कर लेता है कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का, तो हमें पता होना चाहिए कि जो डीनेचुरेशन क्या होता है, रीनेचुरेशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में, और इस मेल्टिंग टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं किससे, टीएम से। अब बात ये आती है कि सर ये टीएम क्या होता है। टीएम का मतलब ये होता है कि जब हमारा डीएनए 50% अनवाइंड हो जाए, जब हमारा डीएनए 50% अनकॉइल्ड हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या, मेल्टिंग टेम्परेचर। और डिनोट हम करते हैं किससे, टीएम से। और इसी टीएम की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 64 डिग्री सेल्सियस। मुझे एक बात बताना, ये मैंने बनाया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, और ये जो डीएनए है वो 50% क्या हो गया, अनवाइंड हो गया। जब हमारा डीएनए मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा डीएनए 50% अनवाइंड हो जाए, 50% अनकॉइल हो जाए, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। और इस टीएम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 64 डिग्री सेल्सियस होती है। सर आपने बता दिया कि 50% अनवाइंड कब होता है, अब हमें बता दीजिए कि 100% डीएनए अनवाइंड कब होता है और कितने टेम्परेचर पे होता है। तो मुझे बात बताना, क्या हमारी दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई, मतलब हमें 100% अनवाइंड देखने को मिलता है। और ये जो अनवाइंड होती है, अनवाइंडिंग जो होती है, ये कितने टेम्परेचर पे देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है 94 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो मुझे बात बताना, क्या डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, क्या वो 100% अनवाइंड हो गया, बिल्कुल हो गया, मतलब दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि डीएनए के अंदर जो डीनेचुरेशन होता है वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। देखो ना 94 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर अनवाइंडिंग में 100% अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, क्वाइट स्टेबल, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो जो टीएम की वैल्यू है 64 डिग्री सेल्सियस, जहां पे 50% डीएनए अनवाइंड हो जाता है, और 94 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100% अनवाइंडिंग, 100% अनकॉइलिंग हमें देखने को मिलती है। सर हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो क्या हमारा डीएनए अनवाइंड होना शुरू कर देगा? तो याद रखना, जो अनवाइंडिंग होती है डीएनए के अंदर वो धीरे धीरे होती है। जैसे ही 64 डिग्री सेल्सियस आता है तो 50% अनवाइंडिंग हो जाती है, और 94 डिग्री सेल्सियस आता है तो 100% अनवाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। और
ये मैटर करता है डीएनए के अंदर कि उसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर कितना है। अगर किसी डीएनए के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा है तो वहां पे मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बट किसी डीएनए के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा प्रेजेंट है नहीं है तो वहां पे जो मेल्टिंग टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा नहीं होगी। तो याद रखना जो टीएम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा है तो टीएम की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मेल्टिंग टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे एक बात बताना, जब एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो 2 हाइड्रोजन बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ आता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। तो मुझे इन दोनों में बताइए क्या ग्वानिन और साइटोसिन में क्या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? बिल्कुल है। तो क्या वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा आएंगे तो टीएम जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, जीसी टाइप होता है। जीसी टाइप से मतलब ये है कि उसके अंदर ग्वानिन का नंबर ज्यादा है और साइटोसिन का नंबर ज्यादा है। बट अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो कैसा होता है, एटी टाइप होता है। उसके अंदर एडेनाइन और थायमिन का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं क्या वो जीसी टाइप होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। अगर वो जीसी टाइप होते हैं तो उनके अंदर क्या ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा होगा? सर बिल्कुल होगा। अगर उनके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा होगा तो उनके अंदर क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे? बिल्कुल होंगे। और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या उनके अंदर मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो जीसी टाइप होते हैं। अगर जीसी टाइप है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा है तो टीएम की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, एटी टाइप होते हैं, एडेनाइन और थायमिन होते हैं। तो वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं तो वहां पे मेल्टिंग टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यूकैरियोट्स के अंदर तो टीएम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो टीएम की वैल्यू होती है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, जैसे आपने लास्ट सेशन के अंदर भी ये चीज बताई थी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो जीसी टाइप होते हैं, जीसी रिच होते हैं। क्यों होते हैं? तो चलो मुझे एक बात बताना कि जब यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो सबसे पहले प्रोकैरियोट, इस अर्थ पे सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे या फिर यूकैरियोट्स आए थे? तो सबसे पहले हमारी अर्थ पे कौन आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे। जब भी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा और फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स आए होंगे तो क्या अर्थ पे फेवरेबल कंडीशंस थी या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस थी? तो हमारी अर्थ पे अनफेवरेबल कंडीशंस थी या फिर मैं बोलूं यहाँ पे हमें एडवर्स कंडीशंस देखने को मिलती थी। तो उस एडवर्स कंडीशन में, उस अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ऑटोमेटिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मुझे एक बात बताना, जैसे ही प्रोकैरियोट्स में ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा हो गया तो क्या उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज्यादा हो गए? सर बिल्कुल हो गए। और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा हो गए तो क्या वो अब मतलब क्या उसका जो डीएनए है क्या उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ गया? क्या अब वो ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है? क्या अब वो ज्यादा टेम्परेचर के अंदर क्या अपने आप को स्टेबल रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। ग्वानिन और साइटोसिन का सीधा सीधा मतलब है किससे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है और किसी का जब मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस डीएनए की जो स्टेबिलिटी है
क्या वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो याद रखना कि जिसके अंदर कंटेंट ऑफ जीसी का नंबर ज्यादा है, गुआनिन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा है, और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसकी टीएम की वैल्यू ज्यादा होगी। तो वो जो डीएनए होगा वो ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, तो उस डीएनए की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो सर एक बात बताना, क्या प्रोकैरियोट्स क्या जीसी टाइप है? क्या उसके अंदर गुआनिन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा है? क्या उसकी टीएम की वैल्यू ज्यादा है? बिल्कुल है। तो प्रोकैरियोट के डीएनए की भी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। तो ये सारी चीजें थी डीएनए डीनेचुरेशन और डीएनए रीनेचुरेशन। एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस डीएनए की स्ट्रैंड का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है। तो एक स्ट्रैंड आपको ये दे रखी है, ये एक स्ट्रैंड आपको ये दे रखी है, दोनों ही स्ट्रैंड्स में जीसी का नंबर काउंट कर लो, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स काउंट कर लो। जिस भी स्ट्रैंड के नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो क्या उसका टीएम ज्यादा होगा? क्या उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। तो कभी भी आपको डीएनए की स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए और स्ट्रैंड्स देखी हो तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करने हैं? वहां पे काउंट करने हैं। जीसी का नंबर क्या कर लेना है? काउंट कर लेना है। तो जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्या वो ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो उसकी टीएम की वैल्यू ज्यादा, और टीएम की वैल्यू ज्यादा तो उस डीएनए की स्टेबिलिटी भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें थी डीएनए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं किसकी? डीएनए ट्विस्टिंग की। अब बात क्या आती है कि सर ये डीएनए ट्विस्टिंग क्या होता है? तो ध्यान से समझना कि जो डीएनए होता है एक तो राइट हैंडेड कॉइल होता है, एक होता है क्या? लेफ्ट हैंडेड कॉइल। जो राइट हैंडेड कॉइल होता है उसे हम बोलते हैं क्या? क्लॉकवाइज। और जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसे हम बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंडेड बोलूं या फिर मैं क्लॉकवाइज बोलूं तो इसमें आते हैं क्या? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। एक बात याद रखना, ये जितनी भी चीजें हमने अब तक पढ़ी है वो सारी की सारी पढ़ी है किसके बारे में? बी डीएनए के बारे में। वॉटसन एंड क्रिक ने जो अपनी सारी बातें बोली थी वो भी किससे रिलेटेड थी? बी डीएनए से रिलेटेड थी। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी जो डीएनए मिलता है वो कौन सा होता है? बी डीएनए होता है। बात आती है कि सर बी डीएनए हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, जितनी बातें हमने बी डीएनए जितनी बातें की वो बी डीएनए के बारे में की। वॉटसन एंड क्रिक ने भी बी डीएनए के ऊपर काम किया, बट ये ए डीएनए कहां से आया? सी और डी डीएनए कहां से आए? तो एक चीज याद रखना कि जब भी सेल के अंदर उस सेल के आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या फिर ह्यूमिडिटी चेंज हो जाए तो यही जो बी डीएनए होता है उस ए डीएनए में, सी डीएनए में और डी डीएनए के अंदर क्या होता रहता है? कन्वर्ट होता रहता है। तो ये याद रखना है, राइट हैंडेड या फिर बोलो क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं किसकी? लेफ्ट हैंडेड, और इसी को बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें बात आती है क्या? जेड डीएनए। और जेड डीएनए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको? जिगजैग डीएनए को। सर ये जिगजैग डीएनए क्या होता है? तो ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट मैनर में हमें प्यूरिन और पाइरीडाइन देखने को मिलते हैं। सर कैसे? यहाँ पे क्या है? प्यूरिन, फिर आगे क्या गया? पाइरीडाइन, फिर क्या गया? प्यूरिन, फिर क्या आया? पाइरीडाइन, फिर आया प्यूरिन। ऐसे ही प्यूरिन और पाइरीडाइन के हम अल्टरनेट मैनर में देखने को मिलते हैं, और जब प्यूरिन और पाइरीडाइन अल्टरनेट मैनर में आता है तो वहीं पे फॉर्मेशन होता है किसका? जिगजैग डीएनए। सर कैसे?
तो मुझे एक बात बताना, इतना जो हमें एरिया देखते हैं कि ये जिगजैग मैनर है, सर बिल्कुल है। यहाँ पे क्या आया, प्यूरिन, यहाँ पे क्या आया, पायरिडाइन, यहाँ क्या आया, प्यूरिन, यहाँ क्या आया, पायरिडाइन, यहाँ क्या आया, प्यूरिन, यहाँ पे क्या आया, पायरिडाइन। जब प्यूरिन और पायरिडाइन अल्टरनेट मैनर्स के अंदर में देखने को मिलते हैं तो वहां फॉर्मेशन होता है किसका, जिगजैग डीएनए का। और यहाँ पे होती है क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंडेड, या हम इसको बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज। डीएनए ट्विस्टिंग के बारे में सिर्फ आपको यही चीजें पढ़नी है कि राइट हैंडेड में क्या क्या आता है, लेफ्ट हैंडेड में क्या क्या आता है। और हमारे बॉडी के अंदर भी डीएनए मिलता है। और मोर्सल एंटिटी के लिए जो काम किया था वो किसके ऊपर किया था, डीएनए के ऊपर किया था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर एडेनाइन का नंबर कितना है, 30% है। एडेनाइन कितना है इसके अंदर, 30%। तो बताइए थाइमिन कितना होगा, साइटोसिन और गुआनिन का नंबर कितना होगा। तो मुझे एक बात बताना, क्या एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ आएगा, बिल्कुल आएगा। जितना नंबर एडेनाइन का होगा क्या उतना ही नंबर थाइमिन का होगा, सर बिल्कुल होगा। तो थाइमिन की परसेंटेज भी कितनी होगी, 30% होगी। तो मुझे एक बात बताना, एडेनाइन और थाइमिन का 30% आ गए, 60% तो यही हो गया। तो गुआनिन कितना होगा, 20% होगा। और साइटोसिन भी कितना होगा, 20% होगा। तो ये सारी बातें थी इस के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कुछ ये 5-174 बैक्टीरियोफेज कैसा डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 5 3 8 6 नाइट्रोजन बेस हमें देखने को मिलते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है और 48502 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी ईकोलाई की, तो ईकोलाई में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और 4.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में अलग होता है और हैप्लॉयड कंडीशंस में हम बात करेंगे। तो डिप्लॉयड में होता है 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर और हैप्लॉयड में ये कंडीशन आती है क्या, 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर। एनसीईआरटी के अंदर ये जो डाटा है वो दिया हुआ है और क्वेश्चन भी हमसे आया हुआ है। तो एटलीस्ट जो जिन ऑर्गेनिजम्स के एनसीईआरटी ने जो डाटा दे रखा है वो आपको याद करना है और यहीं से क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे कि जो पैकेजिंग जो होती है डीएनए की, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स के अंदर भी पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें हमने अब तक पढ़ी है अब हम पढ़ते हैं उसको कहां से, एनसीईआरटी से। ठीक है, हमने ये क्या बोला, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक रीडिंग लगाते हैं कि जो हमने सारी चीजें पढ़ी है क्या वो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए and RNA are the two types of nucleic acid। मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लिक एसिड्स कुछ नहीं होते बल्कि डीएनए एंड आरएनए ही होते हैं। जो डीएनए होता है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मैंने बोला था कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मतलब 99.999% ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। कुछ बायोसिक्स के अंदर हमें आरएनए क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है। जो आरएनए होता है वो मैसेंजर की तरह काम करता है, अडैप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है। कुछ आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में भी, तो बताएंगे आपको कि अडैप्टर, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब बात ये आती है कि जो डीएनए होता है उसके रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ लेना।
ठीक है, जो डीएनए होता है वो नॉन पॉलीमर होता है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अभी अभी हमने पढ़ा था कि 174 बैक्टीरियोफेज में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और बैक्टीरियोफेज में 48502 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। ई कोलाई में कितने होते हैं, 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर, और ह्यूमंस में ये जो डाटा है ये किसका है, हैप्लॉइड का, 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर। अब आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या 3 कंपोनेंट होते हैं, सर बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को जब आपस में हम अटैच कर देते हैं, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बनता है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और यहाँ पे क्या आते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। 2 टाइप्स के हमें नाइट्रोजन बेस भी हमें पढ़े थे, प्यूरिन एंड पाइरिमिडाइन। तो 2 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन, प्यूरिन में आता है एडिनाइन एंड गुआनिन, और फिर आते हैं क्या, पाइरिमिडाइन, और पाइरिमिडाइन में आते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। जो साइटोसिन है वो बोथ डीएनए एंड आरएनए के अंदर देखने को मिलती है, बट जो थाइमिन है वो डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। बट थाइमिन की जगह जो आरएनए के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, यूरासिल। आगे हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन बेस है वो किसके साथ जुड़ता है, OH ग्रुप के फर्स्ट कार्बन के, मतलब शुगर के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कौन, नाइट्रोजन बेस। उसी बॉन्ड को हमने बोला था क्या, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब हम एक पेंटोस शुगर को नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इतने को ही बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। हमने अलग अलग न्यूक्लियोसाइड, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड भी पढ़े थे आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर। तो एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटोडीन एंड यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। और जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो 5th पोजीशन पे, जो 5th नंबर का जो कार्बन होता है वहीं पे OH ग्रुप होता है पेंटोस शुगर के, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बोलते हैं। तो क्या हमने एक पेंटोस शुगर लिया, क्या नाइट्रोजन बेस ली, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, क्या हम तीनों को जोड़ देते हैं, क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो वहां पे बनता है क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। क्या यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड क्या नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, वो जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। क्या इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में क्या नाइट्रोजन बेस इंक्लूड होता है, नहीं होता है। और जो इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या बताई थी मैंने, C3 to C5। तो जो डायरेक्शन होती है वो होती है 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हाँ, और 5' एंड के ऊपर क्या हमें शुगर देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं 3' एंड की तो हमें वहां पे OH ग्रुप देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, हमने हमारे डीएनए को क्या लेटर के साथ कंपेयर किया था, बिल्कुल किया था सर। उसके अंदर जो स्टेप्स थे वो किसके इक्विवेलेंट थे, सर नाइट्रोजन बेस से, बिल्कुल। जो बैकबोन थी वो किसके इक्विवेलेंट थी, वो थी शुगर एंड फॉस्फेट के, मतलब द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है,
हमने आरएनए के अंदर देखा था कि सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या OH ग्रुप प्रेजेंट था? बिल्कुल था। क्या डीएनए के अंदर जो सुपर प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोस, क्या वहां पे सेकंड पोजीशन पे क्या OH ग्रुप प्रेजेंट था? नहीं था। मतलब आरएनए के अंदर सेकंड पोजीशन पे हमें एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप देखने को मिलता है और आरएनए के अंदर ही हमें यूरासिल देखने को मिलता है और इसी यूरासिल को हमने एक और नाम दिया था क्या? 5 मिथाइल यूरासिल और यही क्वेश्चन एम्स के अंदर भी आया हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस। मैंने आपको बोला था कि डीएनए के अंदर हमें दोनों कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। एसिडिक जो कैरेक्टर आता है वो किसकी वजह से आता है? सर फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। सर जो बेसिक कैरेक्टर जो आता है वो किसकी वजह से आता है? तो वो आता है नाइट्रोजन बेस की वजह से। मतलब दोनों कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, बट जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, अपने आप को ज्यादा शो करता है। तो हम बोल देते हैं डीएनए किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो डीएनए कैसा है? एसिडिक सब्सटेंस है। किसके कारण है? फॉस्फेट ग्रुप के कारण है। फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी किन्होंने की थी? एफ विस्टर ने की थी। कब की थी? 1869 में की थी और इन्होंने नाम क्या दिया था? न्यूक्लिक। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मटेरियल हमने पढ़ा था, उसी डेंस मटेरियल को इन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो डेंस मटेरियल था न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसी कारण उसको नाम क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। आगे हमने पढ़ा 1953 के अंदर वॉटसन, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया और उसके एक्सपेरिमेंट के बिहाफ के ऊपर ही वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। फिर बात हमने की थी किसकी? एल्विन चार्गाफ की। उन्होंने बोला था कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जितनी अमाउंट प्यूरिन की होती है उतनी ही अमाउंट किसकी होती है? पायरिडाइन की होती है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं कुछ सेलाइन फीचर्स के बारे में। तो मुझे एक बात बताना कि जो बैकबोन जो होती है क्या वो शुगर और फॉस्फेट बनाता है? बिल्कुल बनाता है। जो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है वो पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है? सर आपने बोला था एंटी पैरेलल होती है। 5 डैश के सामने 3 डैश, 3 डैश के सामने 5 डैश आता है। तो याद रखना वो कैसी होती है? एंटी पैरेलल। 5 डैश के सामने 3 डैश आता है, 3 डैश के सामने 5 डैश आता है। प्यूरिन हमेशा पायरिडाइन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पायरिडाइन हमेशा प्यूरिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। जो 2 चेन्स होती है वो कैसी होती है? राइट हैंडेड होती है। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी अभी डीएनए की ट्विस्टिंग पढ़ाई, एक पढ़ाई थी राइट हैंडेड, एक पढ़ाई थी लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड होती है क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंडेड होती है कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। और राइट हैंडेड में मैंने आपको बताया था क्या? बी डीएनए। तो यहाँ पे जिक्र किसका हो रहा है? राइट हैंडेड फैशन। मतलब कौन सी डीएनए की बात हो रही है? बी डीएनए की बात हो रही है। जो पिच होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। एक टर्न के अंदर, एक हेलिक्स लेंथ के अंदर, एक पिच ऑफ डीएनए के अंदर हमें 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जो 2 बेस पेयर होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। The plane of one base pair stacks, मतलब एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड के साथ आपस में जुड़ती है किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये सारी बातें हमने अब तक पढ़ ली एनसीईआरटी के अंदर भी। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे कि जो डीएनए के अंदर जो पैकेजिंग होती है, प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए।